हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैलरी थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा आज टॉपिक है अलाउंसेस। तो आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि अलाउंसेस क्या होते हैं और किस किस तरह के अलाउंसेस जो हैं एम्प्लॉय को मिलते हैं, और किस किस में फुली वो टैक्सेबल रहते हैं, कौन से अलाउंसेस फुली टैक्सेबल रहते हैं, कौन से फुली एग्जम्प्टेड होते हैं, कौन से मतलब कंडीशंस के साथ कितना एग्जम्प्ट होगा। ऐसे अलाउंसेस के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस का सबसे पहले तो सेक्शन याद रख लीजिए जी 10, सेक्शन 10 और अंडर सेक्शन 14 है। और अलाउंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए जी। अलाउंसेस वो चीज़ होती है जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उनके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, वो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को देता है उसे हम अलाउंसेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट, हाउस रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए घर का वो रेंट एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, उसे हम हाउस रेंट अलाउंसेस HRA भी बोलते हैं। एक्सपेंसेस ऑन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के लिए जो मतलब एक ड्रेस डालने के लिए या उसको मतलब मेंटेन करने के लिए, उसको मतलब धुलवाने के लिए, कुछ भी मतलब उसके लिए जो भी मतलब खर्चा रहेगा तो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को जो दिया जाता है उसे यूनिफॉर्म अलाउंसेस कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कन्वीनियंस अलाउंसेस हो गए जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आते हैं। और अलाउंसेस टैक्सेबल रहेंगे, ये डिपेंड करता है वो ड्यू बेसिस है या रिसीट बेसिस है। यह ड्यू और रिसीट बेसिस के बीच में मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियो में इसका डिफरेंस बताया है। आपको अगर ड्यू और रिसीट बेसिस क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर इसे समझ सकते हैं। और जो अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे, अलाउंसेस टैक्सेबल किस बेस पे होंगे, एक तो ड्यू बेसिस रहता है, एक रिसीट बेसिस रहता है। जो भी उसमें से अर्लियर डेट होगी उस बेस पे अलाउंसेस जो है टैक्सेबल रहेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अलाउंसेस एग्जम्प्ट, यानी जो कि टैक्स फ्री होंगे। कौन से अलाउंसेस जो कि एग्जम्प्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और कितना एग्जम्प्ट होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। ये किस में आएगा, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 में आएगा। ऐसे अलाउंसेस, जिन अलाउंसेस की हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, इनमें से क्या होगा, जो लोअर होगा वो एग्जम्प्टेड होगा। बस सीधी सीधी 2 बातें याद रखो, जितना आपको मिला और जितना आपने खर्च किया उन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये देखिए पहली ऑप्शन यही है। एक्चुअली आपको रिसीव कितना हुआ, मान लीजिए 8000 आपको रिसीव हुआ किसी भी अलाउंसेस को लेकर, लेकिन आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए 7000 खर्च कर दिया, तो आपका 7000 जो कि लिस्ट है, छोटा है, लोअर है, तो वो 7000 आपको क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक्चुअल रिसीव 8 हुआ लेकिन आपने 10,000 खर्च कर दिया, तो आपका एग्जम्प्ट कितना होगा, 8000 होगा। तो लीजिए जी, हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं। तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आप सबको क्लियर ही है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो ट्रैवल के लिए या ट्रैवल के लिए अलाउंसेस मिलता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को दिया जाता है, उसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए किसी का कोई ट्रांसफ़र हुआ, उस ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन या पर्सनल कुछ भी ट्रांसफ़र को लेकर मतलब बहुत सारे एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस हुए, तो उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंसेस बोलते हैं। और उसके बाद डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस जैसे ऑर्डिनरी डेली चार्जेस के बेस पे मतलब आप यह अलाउंसेस आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं, आपका चार्ज किसी ए सिटी में है लेकिन आपको बी सिटी में ज़रूरत है, तो वहाँ भेज दिया गया, या मतलब उसमें आपका खाने का और आने जाने का जो भी मतलब आपका लगा, तो उस अलाउंसेस को हम डेली बेसिस अलाउंसेस में काउंट करते हैं। तो इनमें से जो भी, ये बात ध्यान रखना हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, इनमें से जो भी आपने जितना खर्च किया और आपको जितना रिसीव हुआ, उनमें से जो भी लोअर होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा।
तो चलिए जी, नेक्स्ट कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस का मतलब क्या होता है, जो कि टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन लोकल कन्वीनियंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ इफ़ फ्री कन्वीनियंस इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। देखिए सीधा सीधा है, कन्वीनियंस अलाउंस लोकल अलाउंसेस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ए सिटी में काम कर रहे हैं, आपको मतलब बी सिटी में भेज दिया कि फ़ाइल पकड़ानी है या ये काम है, कुछ भी काम है, तो आप उस काम को करने के लिए मतलब जाते हैं, उसमें जो भी आपका एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस रहता है वो कन्वीनियंस अलाउंसेस में काउंट होता है। तो उसके बाद हेल्पर अलाउंसेस, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा काम आ गया और वो काम आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको एक हेल्पर को देने मतलब हेल्पर रखने के लिए आपको एक हेल्पर अलाउंसेस जो मिल जाएगा, तो उस बेस पे हम हेल्पर अलाउंसेस बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंसेस। मान लीजिए आपको कोई प्रोफेशनल बेस पे या एकेडमिक रिसर्च बेस पे किसी को ट्रेनिंग देनी है या किसी को एनकरेज करना है, मतलब उसके लिए जो भी आपको ग्रांट किया जाता है, जो भी आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, उन्हें एकेडमिक रिसर्च अलाउंसेस कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपको यूनिफॉर्म वेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जो भी ड्यूटी आप परफॉर्म करते हो, जिस ड्यूटी को आप कर रहे हो उसके लिए आपको यूनिफॉर्म चाहिए पहनने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर मिलता है उसे यूनिफॉर्म अलाउंसेस कहते हैं। तो इन केस में सबसे पहली बात ये देख लिया, आपके पास 6 केस ऐसे हैं। 6 केस में सीधा सीधा याद रख लीजिएगा कि जो आपका लोअर होगा वो आपका एग्जम्प्ट होगा, जितना आपको मिला और जितना आपने खर्चा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंसेस और हेल्पर अलाउंसेस, एकेडमिक रिसर्च अलाउंसेस एंड यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ये सीधा सीधा आपने याद रखना है कि किस में कितना एग्जम्प्ट होगा, कौन से फुली टैक्सेबल हैं, कौन से फुली टैक्सेबल हैं और किस में जो है लोअर वाला केस रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अलाउंसेस की बात कर रहे हैं। अलाउंसेस मीन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एग्जम्प्ट। अभी बात किसकी करेंगे, एग्जम्प्ट की बात करेंगे। और इसका सेक्शन सीधा सीधा याद रख लेना, सेक्शन 10 अंडर जो सबसेक्शन है 14 और क्लॉज 2 है। तो सबसे पहले इसमें भी वही रहेगा, एक्चुअल अमाउंट जो कि स्पेंड बाय असेसी इज़ नॉट रिलेवेंट। हाँ, इसमें से भी हमने क्या देखना है, लोअर, मतलब वही एग्जम्प्ट चल रहा है, लोअर केस वाली कंडीशन ही चल रही है। इसमें भी क्या है, अमाउंट ऑफ अलाउंसेस एक्चुअली रिसीव, आपको कितना रिसीव हुआ, या हाँ इसमें पहले वाली कंडीशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, एक तो आपको कितना रिसीव हुआ, ठीक है जी। उसके बाद कुछ इनकम टैक्स एक्ट द्वारा कुछ लिमिट स्पेसिफाई की गई है, उतना ही एग्जम्प्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चाहे उसमें आपने ज़्यादा स्पेंड किया है और इतना आपको रिसीव हुआ है, उसमें लोअर केस वाला नहीं चलेगा। उसमें क्या चलेगा, जो एक इनकम टैक्स एक्ट के तहत लिमिट तय की गई है उसके अकॉर्डिंग जो दोनों में से छोटा होगा, जो दोनों में से लोअर होगा, वही आपका एग्जम्प्ट होगा। चलिए जी, पहला डिस्कस करते हैं इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। जैसे कि आपको क्लियर ही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अदर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयज़ को अगर ऐसी कंडीशन दी जाती है तो उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस +2 तक मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की स्टडी है जो वो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स दिया जाता है, 27,000 पर चाइल्ड पर ईयर का मिलता है। लेकिन उसमें एग्जम्प्ट कितना होगा, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, यानी एक बच्चे का एक महीने का 100 रुपये जो है वो एग्जम्प्ट होगा। यानी एक बच्चे का कितना हो गया, 1200, और 2 बच्चों का कितना हो गया, 2400 आपका पर ईयर का, मतलब जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का ही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आप बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपके चिल्ड्रन हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस मिलेगा, तो 300 पर मंथ जो कि पर चाइल्ड को मिलेगा। 300 पर मंथ का मतलब क्या हो गया कि पर ईयर का कितना हो गया आपका, 3600 हो गया, और 2 चिल्ड्रन का कितना हो गया, 7200 आपका एग्जम्प्ट होगा। यहाँ पे मिलने की बात नहीं कर रहे, एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ट्राइबल और शेड्यूल एरिया अलाउंसेस, यानी जिनकी ड्यूटी ट्राइबल एरियाज़ में रहती है या शेड्यूल एरियाज़ में रहती है उनको एग्जम्प्ट जितना भी उनका अलाउंसेस मिलता होगा, पर इसमें सिर्फ आपका 200 पर मंथ यानी 2400 पर ईयर एग्जम्प्ट हो पाएगा।
उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होता है, जो घर से लेके अपनी ड्यूटी जहाँ पे जॉब है और जॉब से लेके घर तक का जो अलाउंसेस मिलता है उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कहते हैं। यह 1600 पर मंथ, हर एम्प्लॉयज़ के लिए 1600 पर मंथ है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट में है तो 1600 पर मंथ। यह एग्जम्पशन अभी ख़त्म हो चुकी है, यह असेसमेंट ईयर 2019-20 के बाद अवेलेबल नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। और अब 3200 पर मंथ इन केस ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, यानी 3200 पर मंथ। और आप ईयर का निकाल के देख लेना क्या बनेगा इसमें, तो ये अभी भी लागू है, इम्प्लीमेंटेड है। तो 3200 पर मंथ जो है एग्जम्प्टेड रहेगा ब्लाइंड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ के केस में। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरग्राउंड अलाउंसेस। अंडरग्राउंड अलाउंसेस का मतलब क्या हो गया, जो कोल माइन खदानों में काम करते हैं, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं, तो उनको जितना भी अलाउंसेस मिलता है इन चीज़ों के लिए, तो उनमें से 800 पर मंथ यानी 9600 पर ईयर का मतलब जो है उनका एग्जम्प्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं allowances granted to employees of transport system to meet personal expenditure during his duty। यानी अभी सिंपल सी बात इसमें देखिएगा, इसको हम रनिंग अलाउंसेस और किलोमीटर अलाउंसेस भी बोलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब देखिए आपको समझ आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो रनिंग स्टाफ रहता है, जिनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम रहता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये अलाउंसेस मिलते हैं, उनको फिर डेली अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। डेली अलाउंसेस की बजाय उनको क्या मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो कितना मिलता है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जम्प्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। एक तो जितना मिलता है अलाउंसेस उसका 70% निकाल लो, जितना एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है उसका 70% निकाल लो, और 10,000 पर मंथ जो भी इनमें से लोअर होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस, यानी जिनकी ड्यूटी पहाड़ों में, ऐसे हिल स्टेशंस में रहती है, तो उनको जितना भी अलाउंसेस रहता है उसमें मतलब 300 पर मंथ के हिसाब से 3600 पर ईयर जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी HRA, जो सभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सभी को मिलता है, और एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को अगर कंडीशन एग्रीमेंट में है तो वो मिलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट अलाउंसेस हम कह सकते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी हमें घर में रहने के लिए, अकोमोडेशन के लिए जो रेंट बनता है और उसके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो मिलता है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, उसे हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं। इसका सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A है। ठीक है जी। नेक्स्ट अभी यही चीज़ जो मैंने बोली है वही चीज़ है, HRA रिसीव असेसी द्वारा होता है। ये एक्सपेंडिचर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन या रेंट को के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए मिलता है, और इसमें एग्जम्पशंस मिलती है। एग्जम्पशंस कौन सी मिलेगी, जो लिस्ट होगा लोअर होगा उतनी एग्जम्पशन मिलेगी। तो अभी ऐसे 3 केस देखेंगे जिसमें भी आंसर हमारा लिस्ट आएगा वो हमारी एग्जम्पशन होगी हाउस रेंट अलाउंसेस के मैटर में। तो चलिए जी, सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, आपको कितना HRA मिल रहा है, पहली बात तो ये होगी। और दूसरा क्या हो गया, रेंट पेड लेस। लेस का मतलब यहाँ पे है माइनस, जितना आप रेंट पे कर रहे हो, एक्चुअल रेंट पे कर रहे हो उसमें से 10% सैलरी का माइनस कर दो, जो भी आपका आएगा। एक तो ये कंडीशन होगी। ठीक है जी। और तीसरा आपका है 50% ऑफ सैलरी, जितनी आपकी सैलरी है उसका 50% निकाल दो, किसमें, मेट्रो सिटीज़ में। अगर आप मेट्रो सिटी में वर्क कर रहे हो उसका 50% सैलरी का, अगर आप अदर सिटीज़ में वर्क कर रहे हो तो अपनी सैलरी का 40% कर देना है। अभी मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है जी। इन 4 सिटीज़ में अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपकी सैलरी का 50%, अगर अदर सिटी में काम कर रहे हो तो 40% सैलरी का निकाल सकते हो। और इनमें से तीनों में से जो भी लोअर होगा, लिस्ट होगा, वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। अभी जल्दी जल्दी तीनों को रिवाइज करते हैं।
एक तो जितना एक्चुअल में आपको पूरे ईयर का एचआरए मिला वो लगाएंगे, ठीक है, वो जितना भी बनेगा। और उसके बाद आपने एक्चुअल रेंट जितना पे किया, अगर बाहर मान लीजिए रेंट पे रह रहे हैं, और माइनस 10% सैलरी, जो आपकी सैलरी है, और सैलरी का 10% माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा। और मान लीजिए ये आ गया आपका 50,000, ये 60,000 आ गया। और मान लीजिए आप मेट्रो सिटीज़ में है तो 50% सैलरी का हो जाएगा, और अगर अदर सिटीज़ में है तो 40% हो जाएगा। मान लीजिए इसका 70,000 आ गया। तो इनमें से मिनिमम कौन है, 50,000 है, तो 50,000 आपका जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप एचआरए निकालने जा रहे हो तो एचआरए में जो सैलरी कंसीडर करोगे, तो सैलरी का मतलब क्या होगा, एक तो आपकी जो बेसिक पे है प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। अभी देखिए डीए फॉर्मिंग पार्ट और नॉट फॉर्मिंग पार्ट, दो तरह का डीए रहता है। अगर तो हम फॉर्मिंग पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है। अगर नॉट फॉर्मिंग पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमने कमीशन प्लस करना है, जो कि परसेंटेज बेस पर कमीशन होगा। तो अभी जब हम अलग अलग चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट में निकालते हैं तो उसमें सैलरी का मतलब अलग अलग हो जाता है। तो अभी कहीं सैलरी का मतलब बेसिक भी रहता है, कहीं सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए भी रहता है, कहीं सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन भी रहता है, कई जगह सैलरी का मतलब बेसिक डीए कमीशन और एरियर और आपके बहुत सारे और चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ भी लेकर आऊँगा कि एक सैलरी के रिगार्डिंग टेबल होगा कि किन चीज़ों में, मान लीजिए ग्रेचुइटी की बात कर रहे हैं तो सैलरी किसको कंसीडर करेंगे, अगर पेंशन की बात कर रहे हैं तो सैलरी किसको कंसीडर करेंगे, लीव एनकेशमेंट की बात कर रहे हैं तो सैलरी किसको कंसीडर करेंगे, एचआरए की बात कर रहे हैं तो सैलरी का मतलब क्या होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो अभी सैलरी यहाँ पे क्या होगी, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन जो है आपकी परसेंटेज बेस पे होगा, इसको दिमाग में बिठा लेना। तो नेक्स्ट अभी नोट्स में करते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी आपको बहुत ही मतलब इसमें ट्विस्ट दिखने वाला है। देखिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द एम्प्लॉय रिसीव एचआरए, मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मेरे को एचआरए मिल रहा है, बट डज नॉट इंकर एनी एक्सपेंडिचर ऑन रेंट ऑन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। तो अभी मान लीजिए मुझे एक कुछ एचआरए मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ या अदर एम्प्लॉई हूँ, एम्प्लॉयर की तरफ से मुझे एचआरए मिल रहा है, लेकिन मेरा मतलब रेंट पर कोई एक्सपेंडिचर नहीं जा रहा, यानी मैं अपने खुद के घर में रह रहा हूँ या ऐसी जगह रह रहा हूँ कि मेरे को मतलब रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन तो मतलब खुद का घर ही हो गया, मैं खुद के घर में रह रहा हूँ और मेरा एचआरए आ रहा है, लेकिन वो रेंट का एक्सपेंडिचर मेरा नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, एचआरए रिसीव्ड फुली टैक्सेबल। सीधी सीधी बात है, देखिए दिमाग में बिठाइए, मेरे को एचआरए मिला और मैंने जिस चीज़ के लिए मिला उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहा, तो वो मेरा एज अ सैलरी कंसीडर होगा, तो वो क्या होगा, फुली टैक्सेबल रहेगा। तो उसके बाद यही चीज़ देखिए नेक्स्ट में बहुत ईजी बोल दी गई है, लिव्स इन हिज ऑन हाउस। अगर मैं खुद अपने घर में रहता हूँ और मुझे एचआरए मिल रहा है तो उसमें एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं रहेगी। तो उसके बाद एग्जम्पशन शेल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस वेयर अकोमोडेशन इज सिचुएटेड, यानी एग्जम्पशन भी उस तरह से कैलकुलेट होगी आपका जहाँ पे अकोमोडेशन होगा, उस आधार पर आपको जो है एग्जम्पशन कैलकुलेट होगी या एग्जम्पशन मिलेगी। तो अभी नेक्स्ट देखिए, ये बहुत सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड कर रखी हैं, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। इफ़ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेंट, एचआरए, सैलरी एटसेट्रा इज़ द सेम फॉर द होल ईयर। अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और पूरे साल के लिए आपका सब कुछ सेम रहा है, यानी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी सेम रहा, रेंट भी सेम रहा, एचआरए भी सेम रहा, सैलरी भी सेम रही, तो जो एग्जम्पशन है तो वो होल ईयर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाएगी। तो नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपका इन बिटवीन ईयर में मतलब कहीं भी आपका प्लेस या चेंज इन रेंट में मतलब एचआरए में कुछ चेंज आ गया या रेंट पे करने में कुछ चेंज आ गया, आपका एचआरए में चेंज, वही बात मैंने बोली है, बेसिक सैलरी मान लीजिए आपकी बढ़ गई, इंक्रीमेंट लग गया या कुछ भी हो गया या मतलब कम हो गई, कुछ भी कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के दौरान, तो अगर चेंजिंग रहते हैं इन बिटवीन ईयर में तो वो मंथली या पीरियोडिक बेसिस पर उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर तो सीधा सीधा बात है कि अगर पूरा साल मतलब सेम रहता है सब कुछ तो होल ईयर के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है तो मंथली या पीरियोडिक बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पशन शुड बी कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटल अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बस ठीक है जी, एग्जाम्पशन उसी बेस पे मिलेगी, रेंटल अकोमोडेशन जहाँ पे एम्प्लॉय द्वारा ऑक्यूपाइड होगा प्रीवियस ईयर में, उस अकॉर्डिंग उसकी एग्जाम्पशन कैलकुलेट की जाएगी। सैलरी का मतलब यहाँ पे सैलरी ऑन ड्यू बेसिस है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट अलाउंसेस विच आर फुली टैक्सेबल, देखिए जी हमने ऐसी कंडीशंस पढ़ी थी जिनमें मतलब लोअर वाला केस होगा वो हम एग्जम्प्ट करेंगे, पहले केस में देखा था, और दूसरे केस में ऐसा था कि जो एक लिमिट सेट कर रखी होगी उतनी ही एग्जम्पशन मिलेगी, और तीसरा हमने ये कर रहे हैं कि जो अलाउंसेस फुली टैक्सेबल रहते हैं यानी इनमें कोई भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाले। तो ये याद कर लेना जी सीधा सीधा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस क्या होता है, सिटी में रह रहे हो, हायर कोस्ट चल रहा है वहाँ ना, सिटी में रहते हुए हायर कोस्ट के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को कुछ दिया जाता है, तो वो क्या है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस होते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, आप अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ हॉस्पिटलिटी दे रहे हो, उसके लिए मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंसेस देता है, उसे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कहा जाता है। एक्ट गिव्स अ डिडक्शन टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये बात याद रख लेना, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, हम ऊपर यही बात करके आ रहे हैं कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है। जस्ट डिडक्शन मिलेगी तो किसको मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगी, वो भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में, बाकी सबको क्या होगा, फुली टैक्सेबल रहेगा। अभी नेक्स्ट जो हम टीए डीए की बात कर रहे हैं, तो इसमें डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस है। अभी ये दो टाइप का होता है, अभी मैंने आपको क्लियर भी करवाया है ऊपर। अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट है तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिटायरमेंट बेनिफिट है, अगर डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट है तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है, अगर फॉर्मिंग पार्ट या नॉट फॉर्मिंग पार्ट कुछ भी नहीं लिखा रहता, तो आपने क्या एज्यूम करके चलना है कि डीए इज नॉट अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आपका मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस आपका फुली टैक्सेबल रहने वाला है जी। ये जितने भी आपको अलाउंसेस दिख रहे हैं इनको याद कर लेना जी, बार बार पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो कि फुली टैक्सेबल रहते हैं, लंच अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, कैश अलाउंसेस, डेपुटेशन अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, वार्डन अलाउंसेस या फैमिली अलाउंसेस। तो दोबारा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं अलाउंसेस जो कि फुली टैक्सेबल रहते हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, सीसीए, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, डीए होता है डियरनेस अलाउंसेस, ये भी फुली टैक्सेबल रहेगा। मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल रहेगा। लंच, टिफिन, कैश, डेपुटेशन अलाउंसेस हो गया, ओवर टाइम हो गया, सर्वेंट हो गया, वार्डन हो गया, फैमिली अलाउंसेस, ये सारे टैक्सेबल रहने वाले हैं, इनको याद कर लेना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अलाउंसेस विच आर एग्जम्प्ट इन सर्टन केसेस ऑफ पर्सन। हाँ जी, अभी फुली टैक्सेबल भी हो गया, अभी हम करेंगे फुली एग्जम्प्ट। इसमें भी 4-5 केस हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। फुली एग्जम्प्ट सीधी सी बात है, अगर कोई इंडिया के बाहर सर्विस कर रहा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके जितने भी अलाउंसेस वो ले रहा है वो सारे क्या होंगे, एग्जम्प्टेड होंगे। सेक्शन 10 और अंडर सेक्शन 7 में आप सेक्शन 10 और सब सेक्शन 7 में आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस को जितने भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे क्या होंगे, एग्जम्प्ट होंगे। सैंक्चुअरी अलाउंसेस, इसका मतलब होता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किस किस को मिल रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को, और अगर यूपीएससी के सर्विंग मेंबर या चेयरमैन हैं उनको भी जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलते हैं वो क्या रहने वाले हैं, एग्जम्प्ट रहते हैं। और अगर मान लीजिए आप यूएनओ के एम्प्लॉई हो और यूएनओ द्वारा आपको कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं तो वो आपके अलाउंसेस एग्जम्प्ट हैं, ठीक है जी। तो सीधा सीधा ये बहुत इजीली आप याद कर लोगे। सीधा सीधा जो आउटसाइड इंडिया सर्विस कर रहा है, मान लीजिए एम्बेसडर है या कुछ भी है, या एम्बेसी में काम कर रहा है बाहर किसी देश में, तो उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं। यानी इंडिया के बाहर अगर गवर्नमेंट जॉब है तो हम क्या बोलेंगे उसको, फुली एग्जम्प्ट। हाई कोर्ट के जजेस के ट्रैवलिंग अलाउंसेस एग्जम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस के एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन और सर्विंग मेंबर जो हैं उनके भी अलाउंसेस जो हैं एग्जम्प्ट, और यूएनओ के जितने भी एम्प्लॉई हैं मतलब उनके अलाउंसेस जो रहते हैं एग्जम्प्ट होते हैं। तो चलिए जी, ये हमारा काम हुआ अलाउंसेस का
खत्म, इसे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे फंड के बारे में। फंड कितने टाइप का रहता है और कौन किस कैटेगरी में आता है, तो कितने परसेंटेज तक या कितनी लिमिट तक वो या किस किस को मतलब एग्जम्प्ट रहेगा या किस केसेस में टैक्सेबल रहेगा। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, यानी इंडिया में ये रिसीव्ड मानी जाएगी, इंडिया में डीम्ड है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मान ली सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एक बात, फंड जो है हमारा वो 4 तरह का होता है, यानी फ़ंड की 4 टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एक तो ये देख लेना, पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। जो प्रोविडेंट फंड से जो पेमेंट होती है वो सेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 एंड सबसेक्शन 12 में देखने को मिलेगी। तो अभी देखिए 4 तरह के हमारे 4 टाइप के जो हैं फ़ंड रहते हैं। एक तो SPF होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, और उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया, और उसके बाद URPF होता है, URPF आएगा यहाँ पे, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो चारों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और कौन सा फंड किसके लिए रहता है। तो सबसे पहले चलिए जी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉय कब टैक्सेबल रहेगा। एम्प्लॉयर, अभी देखिए 4 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक तो फंड में एम्प्लॉयर का पैसा रहता है, एक एम्प्लॉई का पैसा रहता है, और एम्प्लॉयर के पैसे पर जो इंटरेस्ट लगता है, और एम्प्लॉय के पैसे पर जो इंटरेस्ट लगता है फंड के ऊपर, यानी 4 चीज़ें हो गई। ठीक है जी। अभी देखिए इसमें क्या है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, RPF की बात कर रहा है, जस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर जो RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो अगर 12% सैलरी के 12% से ज़्यादा हो जाती है तो वो टैक्सेबल रहेगी। और RPF में अगर इंटरेस्ट जो है 9.5% से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी क्या होगा, टैक्सेबल रहेगी। तो टैक्सेबल अगर कोई भी हम बैलेंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तभी भी वो क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनी एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करता है किसी पेंशन स्कीम को लेकर, तो उसमें एम्प्लॉई को सेक्शन 80CCD में डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि फंड जो प्रोविडेंट फंड या कोई भी फंड होता है किस चीज़ के लिए होता है, हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है। जब हम मान लो कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है या मतलब डेथ होती है, या उसका जो आफ्टर सर्विस बेनिफिट मिलता है, या मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा जो उसके मतलब फ़ंड में जमा होता है, तो आफ्टर रिटायरमेंट उसको मतलब बेनिफिट मिलता है, जो कि पहले उसकी एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, उसमें जो इंटरेस्ट लगता है, तो फाइनली जब वह रिटायर होता है या आफ्टर डेथ जो भी मतलब मिलता है, तो इसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए फ़ंड बोल सकते हैं। तो चलिए जी सबसे पहले मैंने बात आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें जब हम फ़ंड की बात कर रहे हैं तो 4 चीज़ें दिमाग में बिठा के चलना जी, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी उस पर जो इंटरेस्ट लगा होगा, और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, यानी एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और दोनों का इंटरेस्ट, बस इतना याद रखना है आपने। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट ये चीज़ देखना, सर्टन डिडक्शन ऑन सेविंग। हाँ जी, कोई भी आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट या कोई भी फंड अकाउंट है तो आपको मतलब पहली बात तो इसका बेनिफिट रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या आफ्टर डेथ जो भी है, मतलब पहली बात तो रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के बाद एम्प्लॉय इसका बेनिफिट ले सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय तो इसका जो पैसा जाता है सारा का सारा, तो इसका एडवांटेज कौन ले सकता है, लीगल एयर ले सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अभी बात करते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और कौन सा अकाउंट किसके लिए रहता है ये चीज़ डिस्कस करते हैं। SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, और ये किसके लिए होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रेलवे और लोकल बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सीधा सीधा याद रखिए, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, रेलवे भी अपने आप में गवर्नमेंट है, ऐसे याद रख सकते हैं। लोकल बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए जो फंड रहता है वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड
फंड होता है। और अगर हम एवरी इंडिविजुअल की बात करें या जो सभी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं या जो सैलरी पर्सन हैं, जो अपने मतलब एक फ़ंड उनका रहता है अकाउंट में जमा करवाते रहते हैं, या उनका अकाउंट मतलब सैलरी से निकाल लिया जाता है जो कि फ़ंड में जमा होता है और प्लस एम्प्लॉयर भी उसमें ऐड करता है। तो ये सबके लिए, एवरी इंडिविजुअल के लिए बोल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल या सैलरीड पर्सन के लिए जो अकाउंट रहता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तो उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड यानी किसी द्वारा अप्रूव्ड किया गया, रिकॉग्नाइज्ड किया गया, इसी तरह बोल सकते हैं ना। अगर किसी अकाउंट को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अप्रूवल या रिकॉग्नाइज्ड हुआ है तो उसे हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोल देंगे। ठीक है जी। अगर वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी। तो अभी इसमें देखते हैं, पहली बात तो देखो क्लियर हो गई आपको कि जो आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या रेलवेज, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए रहता है। पीपीएफ ऑल पर्सन, सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड या एवरी इंडिविजुअल के लिए कह सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड जो कमिश्नर द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, अनरिकॉग्नाइज्ड जो कि कमिश्नर द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ। तो चलिए जी, इसका टेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। वही चार चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एक तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे इंटरेस्ट दोनों का इकट्ठा लिख रखा है, और अमाउंट रिटायरमेंट या डेथ पे लम सम अमाउंट लेते हैं तो उस पर क्या ट्रीटमेंट रहेगी। तो चलिए जी, सबसे पहले अगर एम्प्लॉयर, पहले हम इसे कैटेगरी वाइज बना लेते हैं। अगर मतलब गवर्नमेंट होगा या कोई भी पर्सन होगा या कमिश्नर द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होगा या कमिश्नर द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा तो क्या क्या होगा। चलिए जी, सबसे पहले एसपीएफ की बात करते हैं। एसपीएफ में था गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, रेलवे और लोकल अथॉरिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। तो उनके लिए अगर जो एम्प्लॉयर का पैसा आएगा, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या रेलवे इनमें से हूँ, तो अगर एम्प्लॉयर जो मेरे में पैसा डाल रहा है वो क्या होगा, मेरे लिए फुली एग्जम्प्ट होगा, और मेरा पैसा क्या होगा, वो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C में। ठीक है जी। जो इंटरेस्ट होगा मेरा और एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का, वो क्या होगा, फुली एग्जम्प्ट होगा। ठीक है जी। अमाउंट जो रहेगी वो सेक्शन 10 अंडर सेक्शन सबसेक्शन 11 में फुली एग्जम्प्ट मिलेगी। चलो जी, ये तो बात क्लियर होगी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या एसपीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो। एसपीएफ अकाउंट में देखें तो मोस्टली फुली एग्जम्प्ट रहेगा, मेरी खुद की उस पर कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मिलेगी और बाकी फुली एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है जी। एसपीएफ का तो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो अभी पीपीएफ के ऊपर देखते हैं। पीपीएफ में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मतलब कोई भी पर्सन इसे इस फंड का एडवांटेज ले सकता है, और इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट अवेलेबल नहीं होगा, और उसके बाद मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। और उसके एम्प्लॉई की जो कंट्रीब्यूशन रहेगी वो 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगी, और इंटरेस्ट है वो फुली एग्जम्प्ट रहेगा, और अमाउंट अगर लमसम लेता है तो भी फुली एग्जम्प्ट रहने वाली है। सेक्शन सेम है। अगर आरपीएफ कमिश्नर द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो गया तो अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये ऊपर हम बात करके आए हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 12% सैलरी के 12% से ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा, टैक्सेबल रहेगा। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन में तो डिडक्शन रहेगी ही। ठीक है जी। और इंटरेस्ट अगर 9.5% से 9.5% से ज़्यादा होता है तो वो टैक्सेबल रहेगा। तो उसके बाद अगर लमसम अमाउंट रिसीव करते हैं रिटायरमेंट और डेथ पर तो वो क्या रहेगा, फुली एग्जम्प्ट रहेगा। इसका सेक्शन देख लेना, सेक्शन 10 और सबसेक्शन 12 है। ठीक है जी। तो उसके बाद यूआरपीएफ में जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो नॉट टैक्सेबल है, और एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन इसमें अवेलेबल नहीं है डिडक्शन। देखिए तीनों केसों में आपको डिडक्शन मिल रही है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसमें कमिश्नर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया उसको 80C की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इंटरेस्ट फुली एग्जम्प्ट रहेगा, सेम केस है। और उसके बाद अमाउंट लमसम अगर अनरिकॉग्नाइज्ड फंड की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट जो है ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी किस में जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन सच कंट्रीब्यूशन इज फुल टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट जो है वो सैलरी हेड में काउंट होगा। अभी देखिए इसमें क्या बढ़िया बात क्या है, अगर अमाउंट लम सम यूआरपीएफ यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट की फंड की बात कर रहे हैं और लम सम लेता है, अगर एम्प्लॉय की ही कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है, तो उसका
आपका जो टैक्सेबल अगर बनता है तो इन अदर सोर्सेज में जाएगा, इनकम अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें सैलरी का मतलब देख लेना जी, एक तो बेसिक पे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा, कमीशन है जो वो परसेंटेज बेस पे होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द पेमेंट फ्रॉम आरपीएफ बैलेंस इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द फॉलोइंग केस। हाँ, आरपीएफ अगर मान लीजिए आपका आरपीएफ अकाउंट है और आप टैक्स को फुल टैक्स से फुली एग्जम्प्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस, सर्टन कंडीशन है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक तो कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर, कम से कम आपकी 5 साल लगातार सर्विस होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी 5 साल सर्विस नहीं है तो उसके लिए कम से कम ये रीज़न होने चाहिए, या तो आप इल हेल्थ हैं, बीमार हैं, या बीमार रहते हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, या दूसरा ये कंडीशन हो सकती है कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द एम्प्लॉयर बिजनेस, यानी एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है जी। तो उसके बाद अदर कोज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि एम्प्लॉय के कंट्रोल से कोई चीज़ बाहर है, वो करना चाहता है जॉब, वो अपनी सर्विस पूरी करना चाहता है, लेकिन ऐसे कुछ रीजंस हो गए, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए, अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड है, तो उस केस में हम मान सकते हैं अगर 5 साल की सर्विस नहीं होगी तो उस केस में आरपीएफ जो है, आरपीएफ अकाउंट है तो आपका टैक्स से फुली एग्जम्प्ट होगा। तो इन अदर केस मान लीजिए आपकी 5 साल सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई और आपके उन रीजंस में से कोई रीज़न भी नहीं बन रहा तो आपका आरपीएफ की जो पेमेंट होगी वो फुली टैक्सेबल रहने वाली है। वो कि कैसे रहेगी ये देख लेते हैं जी। एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन यानी आपकी कंट्रीब्यूशन और उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट वो तो जाएगा जी अदर सोर्सेज में, और अगर एम्प्लॉयर जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट वो तो आपका किस में काउंट होगा जी, सैलरी हेड में काउंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बात देखिए जी, इफ़ एम्प्लॉय गेट ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ आरपीएफ विद अनदर एम्प्लॉयर हु ऑल्सो मेंटेन आरपीएफ। हाँ जी, ये देखिए मान लीजिए पहले आप इस एम्प्लॉय के पास काम कर रहे थे और उसमें आपका आरपीएफ अकाउंट था, अभी आप इस एम्प्लॉयर के अंडर आ गए और इसमें आपने इसी आरपीएफ अकाउंट को अगर कंटिन्यू करते हो तो आपका ये सर्विस पीरियड है जो इसमें काउंट किया जाएगा। यही इसमें बात लिखी हुई है कि इफ़ एम्प्लॉय गेट ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ आरपीएफ, यानी आरपीएफ का बैलेंस है जो ट्रांसफ़र करता है विद अनदर एम्प्लॉय, यानी इसके साथ हु ऑल्सो मेंटेन आरपीएफ, यानी जो कि आरपीएफ मेंटेन कर रहा है, द पीरियड ऑफ सर्विस अंडर फॉर्मर एम्प्लॉयर शैल बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, यानी वो आपका पीरियड है प्रीवियस एम्प्लॉयर का जो सर्विस का वो उसमें काउंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन फंड आपको क्लियर है कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए रहता है, अगर कमिश्नर द्वारा उसको अप्रूवल मिली है तो उसको अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड हम बोलेंगे। तो इसके लिए हमारा टैक्स ट्रीटमेंट और एग्जम्पशंस क्या रहने वाली हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अगर सुपर एन्युएशन फ़ंड की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सेम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट आपका रहने वाला है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो अगर 1,50,000 यानी 1.5 लाख से ऊपर आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है तो वो क्या होगा, एग्जम्प्ट, यानी ऊपर जाएगा तो वो टैक्सेबल रहेगा, 1.5 लाख तक आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। यानी दोबारा एक बार देख लीजिए, अगर आप सुपर एन्युएशन फंड का आपके पास अकाउंट है और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख से कम या 1.5 लाख तक है तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। अगर इससे ऊपर जाती है अमाउंट तो वो टैक्सेबल रहने वाली है। तो उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्वालिफाई द डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C। अगर जो मेरी कंट्रीब्यूशन है वो उसमें मेरे को क्या मिल जाएगा, 80C सेक्शन के अंडर मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी, और जो इंटरेस्ट होगा दोनों का मिला के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का वो एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं
ग्रांट एग्जम्पशंस, यानी हाँ जी, इस एग्जम्पशंस कब मिल सकती है, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 13 में इसको डिस्कस करेंगे। तो पे टू लीगल ईयर ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर हाँ जी एग्जम्पशन कब मिलेगी, जब एम्प्लॉय की डेथ हो गई और ये सारे का सारा पैसा किसको मिल रहा है, उसके लीगल ईयर को मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एग्जम्पशन मिल जाएगी। या तो एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया जी, एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया, उसको जो है जो भी पैसा मिला तो उस पर क्या होएगा, एग्जम्पशन मिलेगी। पे टू एम्प्लॉय ऑन हिज बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड प्रियर टू सच रिटायरमेंट, यानी मान लीजिए रिटायरमेंट से पहले वो काम करने के कैपेबल नहीं है या इनकैपेसिटेट है, तो उस केस में भी इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनी अमाउंट, एनी पेमेंट फ्रॉम फंड बाय वे ऑफ ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD शैल बी एग्जम्प्ट, यानी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के अकाउंट में कोई भी पेंशन स्कीम हम बोल सकते हैं, चाहे वो न्यू पेंशन स्कीम जो कि 80 CCD के सेक्शन के अंडर आएगी, वो आपकी एग्जम्प्ट रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा ले सकें, एडवांटेज ले सकें। और अगर कोई आपको क्वेरी रहती है, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब इसके बारे में कोई भी आपका जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं।